Hello dear student. Today we are taking topic the fundamental unit of life. आपको सबको मालूम है the fundamental unit of life is cell. So ये चैप्टर जो है इसमें हम सेल के बारे में पढ़ेंगे. Class 9 senior students. So senior students get ready to get senior stuff, right? But don't worry. जितना इजी आपको इस पीपीटी को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आएगा कि चीजें बहुत इजी हैं. हम सिर्फ ऐसा ही डरते हैं कि क्लास 9 है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. इट्स नॉट लाइक दैट. बायोलॉजी बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट होता है जिसको पढ़ने में बहुत मजा आता है. आई एम श्योर ये वीडियो देखने के बाद आपको भी ये बोलने का मन करेगा. सो हियर आई एम स्टार्टिंग द सेल चैप्टर. नाउ व्हाट इज सेल? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. Now, what is structural and functional part? इनका क्या मतलब है? हमारी बॉडी का हर एक पार्ट जो है उसकी बेसिक यूनिट होती है सेल. जैसे एक रूम बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ब्रिक. तो ब्रिक एक बेसिक यूनिट है एक रूम को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए. सेम इज आवर बॉडी जो बनी होती है एक छोटी सी यूनिट की जिसको हम बोलते हैं सेल. और उसका एक स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है. हर एक बॉडी का पार्ट एक डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है. जैसे अभी आप देख रहे हैं इस पीपीटी को, आपकी आईज फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं. अब वो ऑर्गन जो है, आई जो है, वो किसका बना हुआ है? ऑफ कोर्स ऑर्गन बना है टिश्यू का. और टिश्यू किसका बना हुआ है? सेल का. सो सेल एक बेसिक यूनिट है. कैसी? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल. ओके. Now, here are some scientists given in this slide, that is Robert Hooke, जिन्होंने 1665 में एक पेड़ का छोटा सा टुकड़ा था उनके पास जिसमें उन्होंने देखा था कि कुछ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर उन्हें दिख रहे थे. वो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर जो थे वो एक्चुअली क्या थे? वो था सेल का स्ट्रक्चर. तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने बताया किसके बारे में? सेल के बारे में. फिर आए साइंटिस्ट दो, श्लीडन एंड श्वान. थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में अजीब लग रहा होगा लेकिन आप 2-3 बार बोलेंगे तो बड़ा अच्छा सा प्रोनाउंसिएशन है. श्लीडन एंड श्वान जिन्होंने 1838-39 में प्रपोज की थी सेल थ्योरी. सेल थ्योरी में सिंपल सी चीजें बताई थी कि सेल क्या है, सेल का क्या फंक्शन है. जनरल बेसिक सा था, उसको हमने नाम दे दिया सेल थ्योरी. फिर उसके बाद आए थे रुडोल्फ विर्को. रुडोल्फ विर्को ने 1855 में बताया था कि कोई भी सेल जो है अपने आप अराइज नहीं होता. वो किससे अराइज होता है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से. मतलब ह्यूमन बींग्स जैसे जो बने हैं वो डायरेक्ट ह्यूमन बींग्स के फॉर्म में नहीं आए हैं. वो पहले कोई और फॉर्म था, चाहे वो रेप्टाइल हो, उससे पहले एक और फॉर्म था, चाहे वो एम्फीबिया हो. तो एक फॉर्म का दूसरे फॉर्म में चेंज होना है. सो सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉज गिवन बाय रुडोल्फ विर्को. फिर आए रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने 1831 में बताया कि सेल के अंदर एक डार्क सा सर्कल होता है, छोटू सा. दैट डार्क सर्कल इज न्यूक्लियस. फिर आए ल्यूवेनहॉक. स्पेलिंग याद कीजिएगा, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगेगी स्टार्टिंग में. 1674 में इन्होंने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप दिया. व्हाट इज प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप? जो स्टार्टिंग में आया था. प्रिमिटिव मतलब होता है सबसे पहले, पुराना. जो सबसे पहले आया था वो बहुत सिंपल सा एक लेंस जैसा था जो आई एम श्योर आपने भी देखा होगा. वो ल्यूवेनहॉक ने 1674 में डिस्कवर किया था. फिर आए पुरकिंजे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में 1839 में बताया था. नाउ व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? दैट इज साइटोप्लाज्म, वो फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है, अलोंग विद न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर होता है. कलेक्टिवली हम साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म. अगर मैं बोलूं किसी भी चीज को लिविंग और नॉन लिविंग में आपको डिफरेंशिएट करना है तो ऑन व्हाट बेसिस यू कैन डू? प्रोटोप्लाज्म. हर एक लिविंग, कोई भी हो बेटा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी सेल हो, सबके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है. नाउ व्हाट इज सेल थ्योरी? एज आई टोल्ड यू, श्लीडन एंड श्वान ने दिया था कि बॉडी ऑफ ऑल बीइंग इज मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स. व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? जो भी उसके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनेलीज हैं. ऑर्गेनेलीज के बारे में मैं आपको और भी बताऊंगी. सेल्स आर नॉट ओनली यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर बट ऑल्सो फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये मैं आपको बता चुकी हूँ. ना एक टर्मिनोलॉजी, एक लाइन दिया था, ओमनिस सेल्यूली ई सेल्यूली. क्या मतलब होता है ये ओमनिस सेल्यूली ई सेल्यूली? जो हमने रुडोल्फ विर्को के बारे में पढ़ा था कि सेल अराइज फ्रॉम एग्जिस्टिंग सेल. नंबर 3, ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. ऐसा नहीं है कि मेरी बॉडी में कोई डिफरेंट सेल है और किसी ऑर्गेनिज्म में कोई डिफरेंट सेल है. थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है लेकिन ज्यादातर क्या मिलेगा आपको कि उनकी केमिकल कंपोजिशन. जैसे अगर मैं बात करूं सेल, तो सेल का वॉल जो है वो बना हुआ है प्रोटीन और लिपिड का. तो सब में सेम ही बना हुआ है और ज्यादातर वो सेम ही मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं. नई टर्मिनोलॉजी आई है मेटाबॉलिज्म.
मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बहुत बार सुना होगा आपने मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। क्या मतलब होता है मेटाबॉलिज्म का? मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है इट इज एक्चुअली ऑफ टू काइंड। कौन कौन सा? एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। किसी भी चीज का, दो चीजों का जुड़ना जो होता है वो कहलाता है एनाबॉलिक रिएक्शन। किसी भी बड़ी चीज का दो छोटे टुकड़ों में टूट जाना कहलाता है कैटाबॉलिज्म। सो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म कलेक्टिवली कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। आई एम श्योर आपको ये समझ में आया होगा। नाउ दो तरह के आपने ऑर्गेनिज्म सुने हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। सुना है बेटा? यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? यूनि मतलब सिंगल सेल, मल्टी मतलब नंबर ऑफ मेनी सेल्स। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा यूनिसेलुलर का? ए सेलुलर, राइट। जबकि मल्टी सेलुलर सेलुलर भी हो सकता है, टिश्यू मिलकर टिश्यू भी बन सकता है, मिलकर ऑर्गन भी बन सकता है, और ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम भी बन सकता है। वर्कलोड कैसा होगा? क्योंकि अकेला सेल है, मैं अकेले अगर घर पे हूं तो मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा, तो वर्कलोड क्या होगा मेरा? हाई। लेकिन अगर मेरे फैमिली मेंबर्स हैं तो हमारे बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा काम का, तो वर्कलोड कैसा हो जाएगा? लो। डिवीजन ऑफ लेबर, जो मैं अभी आपको डिस्कस कर ही रही थी कि मेरे ऊपर वर्कलोड आ गया, मेरा डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो नहीं है मेरे पास क्योंकि मैं अकेली हूं। लेकिन अगर बहुत सारे लोग रह रहे हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर हो जाएगा, एक कुक कर रहा है, एक सफाई कर रहा है, या जो भी अपन काम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहे। सर्वाइवल कैपेसिटी ऑफ कोर्स लेजर होगी, अकेला सेल है, मरने के चांसेस हैं। लेकिन मल्टी सेलुलर में कंपैरेटिवली बेटर होता है क्योंकि दो चार सेल अगर डेथ भी हो गया तो भी वो सरवाइव कर सकता है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। नाउ एज आई टोल्ड यू डिवीजन ऑफ लेबर, क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है कि जो डिफरेंट पार्ट होते हैं हमारी बॉडी के वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आईज का काम क्या होता है? टू सी। नोज का काम क्या होता है? टू स्मेल। ईयर का काम क्या होता है? दैट इज फॉर हियरिंग। सो हमारे बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट अलग अलग ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। आपके घर में देखिए, आप सब ने अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर रखा होगा, दैट इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। एक टर्मिनोलॉजी आई है बच्चा, ऑर्गेनेली। ऑर्गेनेली क्या होते हैं? सेल के अंदर मिलने वाले स्पेशल कंपोनेंट्स, जैसे गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, ये सब क्या है? ऑर्गेनेलीज। वर्ड याद रखेगा, ऑर्गेनेलीज। नाउ सबसे पहले हम ऑर्गेनेल ले रहे हैं, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। क्या काम करती है? ये परमिट करती है, किसी चीज को तो एंट्री देती है, किसी चीज को एग्जिट देती है ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। दैट्स व्हाई आवर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इज सेलेक्टिवली परमेएबल। हमारी क्लास में कोई भी बच्चा नहीं आ सकता, ना सीनियर ना जूनियर, क्योंकि सेलेक्टिव लोग ही आ सकते हैं जो आपकी क्लास के बिलोंग करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमेएबल, which allow and permit the entry and exit of some, word is important, some material in and out of the cell. Now diffusion, आपने सुना हुआ होगा डिफ्यूजन। इसका सिंपल सा एग्जांपल देते हैं कि एक कॉर्नर पे खड़े होकर आप डिओड्रेंट लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे कॉर्नर पर उसका स्मेल जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। किस चीज का? आयन का। कहाँ से? जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन है वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। Now it plays important role in gaseous exchange also, right? हम जो भी इनहेल कर रहे हैं, अपन ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो दैट इज डिफ्यूजन। CO2 बाहर आ रहा है, दैट इज ऑल्सो डिफ्यूजन। कैसे? बाहर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 ज्यादा होता है, बॉडी के अंदर O2 का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, तो मूवमेंट होता है फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज डिफ्यूजन। अगर यही मूवमेंट थ्रू मेम्ब्रेन होता है तो बेटा इसको ऑस्मोसिस कहते हैं। मतलब कि हमने ले लिया O2 तो हमारी बॉडी के अंदर चल गया, लेकिन जाने के बाद वो कहाँ जाएगा? लंग्स में प्रेजेंट है सैक लाइक स्ट्रक्चर विच इज एल्वेलाई। नाउ इस एल्वेलाई के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि एल्वेलाई की मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सो दीज आर टू टर्मिनोलॉजी। नाउ देयर आर 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन। 1 इज आइसोटोनिक, 2 इज हाइपोटोनिक एंड 3 इज हाइपरटोनिक। नाम से देखो बहुत सिंपल है ये। आइसो मतलब सेम कॉन्सेंट्रेशन। डायग्राम में देखिए प्लीज, ब्लू और ब्राउन वाले, सॉरी लाइट ब्लू एंड ब्राउन वाले पार्ट में ऑलमोस्ट सेम कॉन्सेंट्रेशन है आइसोटोनिक में। हाइपोटोनिक में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कम है ब्लू वाले पार्ट में, राइट? एंड हाइपरटोनिक में ब्लू वाले पार्ट में
जो ये है सॉल्यूट, इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। सो हाइपोटोनिक जिसमें सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट ज्यादा, पानी ज्यादा, सॉल्यूट कम। हाइपरटोनिक सॉल्यूट ज्यादा, वाटर कम। आइसोटोनिक जितना सॉल्यूट उतना ही सॉल्वेंट, राइट। एक और एग्जांपल देती हूं मैं आपको। हाइपोटोनिक में क्या होता है बेटा कि जैसे आपने पानी लिया, उसमें सिर्फ एक चीनी का दाना डाल दिया, तो वो सॉल्यूशन कहला रहा है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक में आपने 1 चम्मच पानी लिया और उसमें आधा चम्मच चीनी डाल दिया, वो कहला रहा है हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक में आपने थोड़ा सा पानी लिया और उसमें उसी के अमाउंट में आपने चीनी डाल दिया, तो दैट इज आइसोटोनिक। So isotonic, hypotonic, hypertonic. I'm requesting you all, please note down all these terminology. Make notes. सुंदर सुंदर बनाइए notes please अपनी notebook में. Now, it give a definite shape to the cell. It provide protection to internal content of the cell. ये हम बात कर रहे हैं plasma membrane की. It is also helpful in endocytosis. What is endocytosis? The cell engulf food from its external environment. किसी भी चीज का बेटा, जैसे अमीबा के अंदर फूड अंदर जो जा रहा है, एंडो मतलब अंदर आना, साइटोसिस किसका मतलब अंदर आना फूड का साइटोप्लाज्म में, राइट। That process is called endocytosis. So there are some terminologies like endocytosis, like different type of solutions. ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन आपको ये 2 लिखने हैं। इट गिव्स डेफिनेट शेप टू द सेल एंड इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल कंटेंट ऑफ द सेल। नाउ क्या होगा अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे? तो बेटा सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। क्या होगा अगर उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे? तो जो सेल है उसका सेल का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। क्या होगा अगर उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे? तो सेल का स्ट्रक्चर फूल जाएगा, स्वलन हो जाएगा। सो दीज आर लाइक पिक्चर से डिपिक्ट किया है कि कैसे कैसे मूवमेंट हो रहा है वाटर का और किस तरीके से जो सेल है उसके स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन आ रहा है जब हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन पे हम डाल रहे हैं सेल को। नाउ नेक्स्ट इज सेल वॉल। प्लांट सेल्स के अंदर एक स्पेशल मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं सेल वॉल। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो कि सब सेल में है, लेकिन एक एक्स्ट्रा लेयर है सेल वॉल। कहाँ प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर प्रेजेंट होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। एक प्रोसेस होता है प्लाज्मोलिसिस। जब प्लांट सेल्स जो होते हैं पूरा का पूरा पानी अपना लॉस्ट कर देते हैं, जो भी हमने हाइपरटोनिक में पढ़ा था, तो पूरा का पूरा सेल जो है वो श्रिंक हो जाता है। इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट होता है वो ध्यान रखेगा कि एनवायरमेंटल कंडीशन से ज्यादा फाइट कर सकता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा लेयर है। इसके अलावा ये प्लांट सेल्स को एक डिटरमाइंड शेप देता है। प्रोटेक्शन तो करेगा ही, जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कर रहा था। नाउ एज आई टोल्ड यू, न्यूक्लियोप्लास्ट प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। हियर दिस न्यू ऑर्गेनेल इज देयर, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर यहाँ दिखा रखा है बेटा, अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस एक डेंस स्फेरिकल और ओवल ऑर्गेनेली है। न्यूक्लियस जो एक एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर। इसके अलावा इसमें एक पोर प्रेजेंट होते हैं बेटा, जो इसमें हेल्प करते हैं न्यूक्लियस के अंदर बाहर जाने के लिए। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, उसे न्यूक्लियर सैप कहते हैं। सैप वर्ड तो प्लीज आप याद कर लीजिए, सैप इज लिक्विड। तो न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को न्यूक्लियोसैप। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, याद रखिएगा क्रोमोसोम नया वर्ड है। क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है डीएनए, और डीएनए जो है वो डिटरमाइंड करता है सब कुछ। आपकी बॉडी में क्या फंक्शनिंग होनी है, क्या नहीं होनी है, दैट इज डिटरमाइंड बाय डीएनए। और वो डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम के ऊपर। न्यूक्लियस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। इसके अलावा न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटू सा न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम? मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक छोटू सा डार्क बॉडी होती है, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, राइट। So this is the structure of nucleus. Now, what is cytoplasm? The protoplasm which surround the nucleus, है ना? न्यूक्लियस के बाहर जो मैंने आपको लिक्विड बताया, that is cytoplasm. What is cell organelle? That is multicellular organism में बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज जो होती हैं वो परफॉर्म की जाती हैं ऑर्गेनेलीज के थ्रू। Now there are 2 different type of cell. One is prokaryotic, जो सबसे पुराना है। प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक मतलब ट्रू, अगेन कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। साइज का डिफरेंस होता है दोनों में, ऑफ कोर्स यूकैरियोटिक सेल बड़ा है।
प्रोकैरियोटिक सेल में ध्यान रखिएगा बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। क्रोमोसोम जो होता है वो सिंगल होता है प्रोकैरियोट में, जबकि यूकैरियोट में मोर देन 1 क्रोमोसोम होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली मतलब गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, ये नहीं होता, जबकि ये प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। राइबोसोम का साइज जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है, जबकि इसमें राइबोसोम यूकैरियोट्स में 80S होता है। रेस्पिरेटरी एंजाइम मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोट में रेस्पिरेटरी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, यूकैरियोट का एग्जाम्पल है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। बच्चा कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। सो प्लीज यू कैन सी हियर एंड you can draw because I had taken very simple diagram which you can easily make. आउटर मेम्ब्रेन जो है दैट इज कैप्सूल, एक एक्स्ट्रा लेयर है। सेल वॉल हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इनके पास इनका एक जेनेटिक मटेरियल सो कॉल्ड होता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं। इसके अलावा इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही प्रेजेंट होता है जिसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो छोटे होते हैं साइज में। नाउ यूकैरियोटिक सेल 2 तरह का होता है, हमने अभी पढ़ा, दैट इज प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये डायग्राम्स भी आते हैं, प्लीज आप ये डायग्राम्स को भी ध्यान से देख लीजिएगा और आपको पता होना चाहिए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। लेकिन मैं अभी आपको ये भी बताऊंगी। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स ज्यादातर बड़े, कंपेयर हम कर रहे हैं एनिमल सेल से। इसमें एक रिजिड सेल वॉल होती है प्लांट सेल्स में, जो कि एनिमल में नहीं होती। इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, इसमें एब्सेंट होते हैं। वैक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं, जबकि एनिमल सेल में लेसर इन नंबर एंड स्मॉलर इन साइज होते हैं। प्लांट सेल्स में गोल्गी एपरेटस, अभी पढ़ेंगे बेटा हम उसके बारे में, उसे डिक्टियोसोम कहते हैं, जबकि एनिमल में उसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स ही कहते हैं। सेंट्रियोल एब्सेंट होता है प्लांट सेल्स में, एनिमल में प्रेजेंट होता है। रेगुलर शेप जनरली होता है, जबकि कोई जरूरी नहीं है, एनिमल सेल में कोई जरूरी नहीं है, वो इरेगुलर हो सकता है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक लार्ज नेटवर्क होता है जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूब्यूल्स और शीट्स का बना होता है। आपको ऊपर स्ट्रक्चर में दे रखा है, ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज सिस्टर्निंग। छोटे छोटे ट्यूब्स फॉर्म में ट्यूब्यूल्स, छोटे छोटे वेसिकल्स राउंड राउंड फॉर्म में। ये एक चैनल है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो ट्रांसपोर्ट करता है, न्यूक्लियस से सामान को बाहर लेके जाता है या बाहर से सामान को न्यूक्लियस तक पहुंचाता है। इसका जो ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। ये 2 तरह का होता है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका मेन फंक्शन है फैट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करना और डिटॉक्सिफाई करना पॉइजन्स को और ड्रग्स को। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम रफ क्यों कहते हैं, क्योंकि उस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो किसी भी चीज में अगर कुछ ऊपर प्रेजेंट होगा बीड लाइक स्ट्रक्चर, तो वो रफ अपीयर होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ व्हाट इज राइबोसोम? प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं, याद कीजिए राइबोसोम सा प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन बन रहा है वहां पर। एसईआर और आरईआर दोनों मिलकर भी कुछ फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ये तो इंडिविजुअल फंक्शन मैंने अभी आपको बताया। जैसे सेल मेम्ब्रेन एसईआर से ही बनता है, क्यों? क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बना होता है प्रोटीन और फैट का, तो फैट को डाइजेस्ट कर रहा है एसईआर और प्रोटीन का फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है आरईआर। सो हो गया ना बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा सेल डिवीजन में भी ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ गोल्गी बॉडीज, कैमिलो गोल्गी ने बताया था इसके बारे में। ये भी वही 3 तरह का होता है, सिस्टर्निंग, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ये स्मॉल इन साइज होता है एज कंपेयर टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्टेक्स बनाता है फ्लैटन मेम्ब्रेन का और सैक बनाता है जिसको हम सिस्टर्निंग कहते हैं। इसे हम डिक्टियोसोम, अभी हमने पढ़ा प्लांट्स में डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। ये काम क्या करता है? ये स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है, पैकिंग करता है, कंडेंस करता है जो भी प्रोटीन फॉर्म हो रहे हैं उसका। इसके अलावा ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। तो लाइसोसोम है क्या? क्रिश्चियन जीडियो ने इसके बारे में बताया था कि एक सुसाइडल बैग है। क्यों बोलते हैं इसको सुसाइडल बैग? क्योंकि इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, कोई भी फॉरेन मटेरियल हमारी बॉडी में आएगा तो उसको ये डाइजेस्ट करके उसको मार देगा। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं,
सो दिस इज लाइसोसोम, जिसका फॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताया कौन कर रहा था, RER एंड SER। वैक्यूल्स, ल्यूवेनहॉक ने इसके बारे में बताया था। ये वाटर का एक पूरा का पूरा टैंक है जो कि स्टोरेज करता है सॉलिड और लिक्विड को। स्मॉल साइज में प्रेजेंट होता है एनिमल्स में, प्लांट्स में बड़ा होता है, मे बी 50 to 90% ऑफ सेल बना होता है किसका, वैक्यूल का, इन प्लांट्स। प्लांट्स में वैक्यूल जो होता है वो सेल सैप से फुल होता है, जो सेल को टर्जिडिटी, फूला हुआ, रिजिडिटी देता है। इसके अलावा ये अमीनो एसिड स्टोर करता है, शुगर, ऑर्गेनिक एसिड एंड प्रोटीन। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसका एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, दैट इज इन एक्सक्रीशन। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को बेंडा नाम के साइंटिस्ट ने बताया था कि एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, जिसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एटीपी सिंथेसिस होता है। व्हाट इज एटीपी बेटा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या काम करता है एटीपी? एटीपी हमें एनर्जी देता है। जैसे आपको बाजार से कोई भी सामान खरीदना होगा तो रुपीस चाहिए, सो हमारी बॉडी का कोई भी काम करना होगा तो उसे भी करेंसी चाहिए, दैट करेंसी इज एटीपी। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी सेलुलर बॉडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का डीएनए है, खुद का इसके पास आरएनए है, खुद का इसके पास राइबोसोम है, राइट? इसका भी डिवीजन खुद करते हैं ये बाय फिजन। नाउ प्लास्टिड्स, हैकेल ने बताया कि ये सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया से बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। इनके पास भी अपना डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। प्लास्टिड जो है वो बहुत सारे टाइप यहाँ दिखा रखे हैं, प्लीज नोट कर लीजिएगा। इटियोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड प्रोटीनोप्लास्ट। क्या क्या फंक्शन है वो साइड में लिखे हुए हैं। थैंक यू सो मच बेटा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, कमेंट मी ऑन दिस वीडियो इफ यू वांट एनी हेल्प। थैंक यू सो मच।